नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 19 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जितने भी 30 प्रश्न पूछे गए उन सारे 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन है 7 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जामिनेशन लगभग समाप्त हो चुका है। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है जिनका आरआरबी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में मैथ के इसी 30 टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। आपको पता है ये सारे के सारे जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 19 जून फर्स्ट शिफ्ट को पूछे गए। अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एनालिसिस देखना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि रेलवे का एनालिसिस पूरी तरीके से बंद है, तो आप लोग उसमें अपना समय व्यतीत ना कीजिए। जबकि आपके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में मैथ के इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल में देखने को मिला था। आज हमारा ग्रेजुएट लेवल का आपको पता है कि हमने लगभग 33 या 34 शिफ्टों का आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया और हर जगह पेपर सेम देखने को मिला, हर जगह पेपर सेम देखने को मिला है। रीजनिंग का पूरा पैटर्न वही है। तो अब उस टाइप के क्वेश्चन आप लगभग 33 शिफ्टों में देख ही लिए। तो अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब हम लोग सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो आप लोग इसे कंप्लीट देखिएगा। ये वही पेपर है जो हम लोग आंसर के वाले में देखते थे। आज हम लोग इसका पीडीएफ बनाकर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 19 जून का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का पूरा 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पीडीएफ अगर आपको इसका चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। क्या कर रखा है, एक दुकानदार ने पुस्तक 36% की हानि पर 544 रुपया में बेचा। 24% का लाभ अर्जित करना है तो उसे कितना पर बेचना पड़ेगा। आप समझिए, देखिए यहाँ पे 36% का हानि, तो सबसे पहले 36% का फ्रैक्शन वैल्यू, ये 4 से 36 कटा 9 बार में, ये 4 से 100 कटा 25 बार में, तो 36% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 9/25। तो मान लेते हैं कि सर इसका सीपी था 25 पे 9 का डिस्काउंट दिए, 25 सीपी हो गया, 9 लॉस हो गया, 25 पे 9 का लॉस हुआ, तो बेचे कितना में, तो 25 में से 9 गया तो बेचे 16 यूनिट में। और 16 एक्चुअली में कितना में बेचे, 544 में। तो 16 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया, 544। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 16 × 48 6 16 × 64, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 34। तो पूछ रहा है सबसे पहले तो सीपी निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 34, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 25 × 34। ठीक है, तो या तो आप इसको गुना कीजिए या तो इसी रूप में रहने दीजिए, यही आपका क्या है सीपी। अब इस पे 24% का लाभ कमाना है। अगर 24% का लाभ कमाना है तो बेचेंगे कितना, 124% पे। ये हो गया सीपी, इस पे 24% का लाभ कमाना है तो बेचेंगे 124 पे। ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 124 को काटेगा 4 × 12 4 एकम 4 एकम 4। तो यहाँ पे बचा 34, यहाँ पर बचा 31, तो 34 × 31 इसका सीपी होगा। अगर यूनिट डिजिट पे बात करेंगे तो 4 एकम 4, यूनिट डिजिट पे 4 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना वो आपका एनटीपीसी, ठीक है, 19 जून फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रखा है, ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल एसी। अब देखिए एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब उसमें क्या रखा, डी भुजा ए बी पर है, डी भुजा ए बी पर है और ई भुजा बी सी पर है। ई पॉइंट जो है ना भुजा बी सी पर है। डी और ई को मिला लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ कहानी दे रखा है कि बी डी 2 है, मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 2 है और ए डी 19 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया 19। तो यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 19, तो टोटल कितना होगा सर, 2 + 19 मतलब 21। अब आपको टोटल पूछ रहा ट्रायंगल बी डी ई का एरिया और समलंब चतुर्भुज डी ई सी ए का एरिया। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होगा, ट्रायंगल बी डी ई का एरिया बटे ट्रायंगल बी सी ए का जो एरिया होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसकी संगत भुजा है 2
और इसके लिए 21, तो 2/21 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो गया 4, 21 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 441। मतलब ट्रायंगल BDE का एरिया हो गया 4, ट्रायंगल BDE का एरिया हो गया 4, मतलब ये 4, और ट्रायंगल BCA का एरिया पता चल गया 441, मतलब टोटल एरिया हो गया 441। आपको पूछ रहा है समलम चतुर्भुज ADEC का एरिया, तो इस 441 में 4 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो समलम चतुर्भुज इस ADEC का एरिया पता चलेगा। तो 441 में 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 437। पूछ रहा ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल और समलम चतुर्भुज ADEC का क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहाँ 4 यहाँ 437, तो रेशियो हो जाएगा 4:437, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यासिका ने 216 रुपये में 6 सेब और 6 आम खरीदे। तो यहां से क्या करना है, तो देखिए यहां से 6 सेब और 6 आम, तो यहां से एक एप्पल और एक मैंगो का कीमत कितना होगा, तो अगर 6 कॉमन लेंगे, यहां से भी 6 कॉमन लेंगे, इक्वल के उधर जाके डिवाइड करेंगे, तो एक एप्पल और एक मैंगो का कीमत पता चल गया 36 रुपया। तो मान लेते हैं 36 रुपया एक एप्पल और मैंगो का कीमत का योग है, तो मान लेते हैं एक एप्पल का कीमत है x रुपया, तो एक मैंगो का कीमत कितना होगा, 36 माइनस x रुपया। यहाँ से ये बात डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है। अब क्या रखा है, जब एक सेब की कीमत 30% कम होती है, तो एक सेब का कीमत है x, 30% कम हुआ तो हो गया 70%, 70% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 60/10। तो और आम का कीमत वही रहता है, तो आम का तो कीमत है 36 माइनस x, हाँ या ना। अब क्या रखा, 5 सेब खरीदता है, तो जब कीमत हो जाता है x इंटू 60/10 में, तब खरीदता है एक सेब का कीमत x इंटू 60/10, तो 5 सेब का कीमत होगा, इसको गुना कर देंगे। एक आम का कीमत इतना, तो 8 आम का कीमत होगा 36 माइनस x गुना 8, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 162। अब देखिए ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, यहाँ पर हो गया 7x/2। अब यहाँ से 8 गुना 36 करेंगे, 8 गुना क्या करेंगे 36, तो ये हो जाएगा 288 माइनस 8x इज इक्वल टू 162। अब देखिए ये 7x/2 माइनस 8x, तो 8 दूनी 16, -16, -16 में से -16 में +7 जाएगा, तो -16 में +7 जाएगा तो 9x/2। अब ये 288 इक्वल के उधर जाएगा, तो -288 में 162 घटाएंगे तो हो जाएगा -126, माइनस से माइनस गया, ये 9 इसको काटेगा, 9 एकम 9, 3 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो x/2 बराबर 14, तो x बराबर क्या होगा, ये 2 इक्वल के इधर आके गुना होगा, तो x बराबर 28। अब देखिए एक एप्पल का कीमत कितना हो गया, x पता चल गया, x 28, तो एक मैंगो का कीमत कितना होगा, तो 36 माइनस x, तो 36 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा, 36 में से 28 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, हाँ या ना। एक एप्पल का भी कीमत पता चल गया और एक मैंगो का भी कीमत पता चल गया। आपसे सवाल पूछा क्या जा रहा है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है 5 सेब, एक सेब का कीमत 28, तो 5 सेब का कीमत कितना होगा, 28 गुना 5 प्लस 8 आम, एक आम का कीमत 8, तो 8 आम का कितना कीमत होगा, सॉरी एक मिनट, 5 सेब नहीं है यहाँ, 7 सेब और 2 आम है, क्वेश्चन वाला ही लिख दिए थे, क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या रखा है 7 सेब, एक सेब का कीमत 28, तो 7 सेब का कीमत होगा 28 गुना 7, एक आम का कीमत 8, तो 2 आम का कीमत होगा 2 गुना 8। अगर गुना करके जोड़ना है तो गुना करके जोड़िए। ऐसे यहाँ पे देखिए 8 7 56 का 6 यूनिट डिजिट 6, 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट 6, 6 + 6 12, मतलब यूनिट डिजिट 2, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, 4 संख्याएं क्रमशः 11:19:5:7 के अनुपात में, यदि इन चारों संख्याओं का योगफल इतना दे रखा है, तो इन चारों संख्याओं को जोड़िए। 11 + 19 30 + 5 35, 35 7 42, 42 यूनिट इसका योगफल हो गया। एक्चुअली में 42 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर 2289 है। तो देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, इसको काटेंगे 42, मतलब 42, ठीक है, तो 3 काटेंगे 7 21, तो इसको 21 2 से काटे, 21 से काटे 2 बार में, तो इधर तो 2 यूनिट, इसको 21 से काटेंगे तो 21 एकम 21, 1 89, 21 0 2 नंबर उतरा है, तो 21 नंबर 189, तो 2 यूनिट का वैल्यू 109 निकलेगा। कुछ नहीं करेंगे, इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 21 से डिवाइड करेंगे, इधर 2 आएगा, इधर 109 आएगा, हाँ या ना। कर का पहली और तीसरी संख्या का योगफल, पहली संख्या 11 है, तीसरी संख्या 16 है, तो 11 5 16 यूनिट,
तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2 यूनिट का वैल्यू 16, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 8। तो 2 से 16 जाने में, सॉरी 2 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 16 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 2 से 16 जाने में 8 गुना करेंगे, तो 109 में भी 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 872 हो जाएगा। तो 872 होगा पहली और तीसरी संख्या का योग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है? प्रेक्षण 35, 32, 28, 27, 25, 32, 31 कर रखा है, इसका बहुलक निकालना है। डाटा दे रखा है, तो यहां देखिए 32 कितना बार आया? 1 2 3 4, 32 आया 4 बार। 35 कितना बार आया? तो देखिए 1 1 1 1, 35 एक बार आया। 27 देखिए 1 2 3, 27 3 बार। 28 कितने बार आया? 28 एक बार, तो एक बार। सबसे ज्यादा बार कौन आया? 32, तो यही इसका बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा, किसी भूखंड क्षेत्र की वर्तमान कीमत इतना था। कीमत कितना था वर्तमान में? 1,12,089 रुपया, और बाद में कीमत बढ़कर हो गया 1,89,297 रुपया। तो पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो कीमत कितना बढ़ा? इसमें से इसको घटाएंगे, तो घटाते हैं तो 17 में से 9 गए 8, या नीचे ही लिख लेते हैं। 17 में से 9 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 0 गया 1 0, ठीक है। 12 में से 9 गया 3, सॉरी उल्टा कर दिए, एक मिनट, थोड़ा सा गलती लिखना शुरू कर दिए। यहाँ तक ठीक था, इसमें से इसको घटाना है, तो 9 में से 2 गया 7 और 8 में से 1 गया 7, तो ऊपर हो गया 77,218 और नीचे है कितना में? 1,12,089 रुपया में। तो इतना बढ़ रहा है कितने में? इतना पर, तो 100 पर कितना? अब देखिए सर इतना बड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ पर एक बात तो देखिए कि सारा का सारा वैल्यू जो है ना उसमें डिफरेंसेस ज़्यादा है, तो कुछ नहीं करेंगे। 77,218 है ना, तो इसको हम लोग मान लेंगे 77,000। कितना मान लेंगे? 77,000। और नीचे 1,12,000 है ना, तो इसको हम लोग मान लेंगे 1,11,000, ठीक है। 1 2 3, सॉरी इसको 11 ही मानेंगे। 1,12,000 है ना, तो हम लोग इसको 1,10,000 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? तब 11 से ये इसको क्या करेगा? काट लेगा। 1,10,000 मान लेते, 2 3 4, ठीक है सर। अब देखिए प्रतिशत निकालना है, तो 100 से क्या करेंगे? गुना। 3 जीरो से पहले 3 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। ये 11 से 77 7 बार में, 7 गुना 10 मतलब 70% के नियरेस्ट। 70% के नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। ऐसे, ठीक है, 70% के नियरेस्ट कौन है? ऑप्शन नंबर 4, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर का 7:9 का तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तुल्य का मतलब होता है इक्विवेलेंट निकालना है। तुल्य मतलब इक्विवेलेंट, तो आपको पता है इक्विवेलेंट कब निकलता है? उस फ्रैक्शन का सेम नंबर से या तो गुना कीजिए ऊपर नीचे, या सेम नंबर से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन करते हैं, अगर 7/9 है तो 7 का कोई मल्टीपल 67 होगा, ये खत्म। 7 का कोई मल्टीपल 70 होता, हाँ सर 10 बार में, तो 9 में भी 10 गुना किए तो 90, तो यही इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। कुछ नहीं, ऊपर नीचे 10 से क्या कर दीजिए? गुना, तो 7 गुना 10 70 और नीचे 9 गुना 10 90। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है? देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्ण का अनुपात दे रखा है, परिमाप इतना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा सर कि जब उसके डायगोनल d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर ये बराबर होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब ये क्या होता है सर? डायगोनल और साइड का रिलेशन होता है समचतुर्भुज का, जिसको समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। अब देखिए 4 इंटू साइड स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू साइड का होल स्क्वायर, लिख ही सकते। अब देखिए यहाँ पे परिमाप दे रखा है 102। अब एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप 102 है, तो समचतुर्भुज में उसके चारों सम क्या होते? चारों साइड सेम होते, यानी 4 इंटू साइड बराबर 102। तो यहाँ से 2 साइड क्या होगा? तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा 51। अब ये 2 साइड का ही वैल्यू 51 पुट कर देंगे, तो 51 का इधर हो जाएगा स्क्वायर, इज इक्वल टू d1 यहाँ पे 8 यूनिट है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 64 यूनिट स्क्वायर। d2 15 यूनिट है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 225 यूनिट स्क्वायर, इसी का वैल्यू 51 स्क्वायर। 225 प्लस 64 हो जाएगा इधर 289 यूनिट स्क्वायर। अब देखिए 51 स्क्वायर का मतलब होता है 51 गुना 51, हाँ या ना? अब देखिए ये 17 का स्क्वायर है, ये क्या है? 17 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 बार 17 आ रहा होगा क्योंकि 51 है, मतलब 17 गुना 3, यहाँ भी 17 गुना 3, तो ये 17
यहाँ से कटेगा 3 और यहाँ से कटेगा 3, क्योंकि देखिए 289 का मतलब होता है 17 गुना 17, हाँ है ना, और 51 का मतलब होता है 17 गुना 3, तो यहाँ भी 17 गुना 3, तो एक 17 इस दोनों 17 को काटेगा तो बचेगा 3 गुना 3। तो यहाँ पे पता चल गया एक यूनिट स्क्वायर का वैल्यू 3 गुना 3 मतलब 9, एक यूनिट स्क्वायर का वैल्यू 9, तो यहाँ से एक यूनिट निकल के आएगा 3, एक यूनिट निकल के आ गया 3। सम चतुर्भुज का एरिया पूछ रहा है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2, तो 1/2। d1 कितना है सर 8 यूनिट, d1 है 8 यूनिट और एक यूनिट का वैल्यू 3, तो d1 हो गया 8 गुना 3। d2 कितना 15 यूनिट और एक यूनिट का वैल्यू 3, तो 15 गुना 3। काट दीजिए, ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में। देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना 15, 36 गुना 15, तो 36 गुना 15 आपका एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 540 cm² इसका एरिया निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन पे, आरपीएफ, एसआई के हर एक शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया। इनफैक्ट आरआरबी एएलपी में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। सेम कहानी है, कर रखा 2000 रुपये की राशि, ये प्रिंसिपल है 2000 रुपया, ठीक है, 6% की दर से आपसे टाइम निकालना। देखिए 3 फरवरी से 17 अप्रैल 2023 तक पैसा देता है, तो 3 अप्रैल से देखिए फरवरी 2023 से तो दिन 28 दिन का होगा, तो 3 फरवरी से 28 फरवरी मतलब 25 दिन, मार्च मतलब 31 दिन और अप्रैल का 17 दिन। सबको जोड़ेंगे 7 5 12 और 1 13, 3 2 5 6 और 1 7, मतलब टाइम यहाँ है 73 दिन। मतलब कितने दिन का ब्याज निकालना है 73 दिन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2000 प्रिंसिपल इंटू आर, टाइम कितना है 73, ये डेज है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं और नीचे आता है 100, हाँ या ना। अब ये 73 से 365 कटा 5 बार में, ये 00 से ये 00 कटा, ये 5 इस 20 को काटा 4 बार में, तो 4 गुना 6 निकल के आ गया 24 रुपया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपको याद होगा जो टेक्नीशियन का वीडियो देखे होंगे, हर जगह इसका उत्तर 24 रुपया ही आ रहा था। हर जगह हर सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था और हर जगह 24 आ रहा था, और लीप ईयर वाला शायद था तो वहाँ पे 25 आ रहा था। अगर आपको जो शुरू से देखे होंगे उन्हें ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पे पावर लिखाया नहीं है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। kx² - 4x + 1 का रखा है, इसके मूल वास्तविक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रियल है और उसके रूट्स बराबर है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब d का मान 0। d बेसिकली क्या होता है b² - 4ac, इसका मान 0 के बराबर। b के जगह पर यहाँ -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, -4, a के जगह पर है k और c के जगह पर है 1 = 0। तो यहाँ से 16 -4k = 0, तो इक्वल के उधर जाके बनेगा 4k, तो 16 बराबर 4k, तो यहाँ से k का मान निकल के आएगा 16/4, 16/4 का मतलब 4, मतलब k का मान निकल के आ गया 4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, दो व्यक्ति है जितेश और कमल। जितेश और कमल, जितेश किसी काम को 5 दिन में, कमल उसी काम को 18 दिन में करता है। तो 5 और 18 का एलसीएम हो गया सर 90। जितेश 5 दिन में 90 काम किया तो जितेश का एफिशिएंसी 18, कमल 18 दिन में 90 काम किया तो कमल का एफिशिएंसी 5। अब कहता उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। अगर दोनों साथ में कार्य करेंगे तो दोनों साथ में कार्य करेंगे तो कितना काम करेंगे एक दिन में, तो 18 + 5 23। दोनों ने 3 दिन तक 7 काम किया, एक दिन में 23 काम किया, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो 23 गुना 3 मतलब 69 काम। उस 90 में से 69 काम दोनों मिलकर किए, तो बचा कितना काम, तो 90 में से 69 घटाएंगे तो 70 20, तो टोटल बचा काम 21 काम। अब 21 काम को कौन किया, तो कह रखा जितेश कर रहा है, क्योंकि कमल कार्य छोड़कर चला गया, तो बचा हुआ काम 21 है। अब उस 21 काम को 18 एफिशिएंसी के साथ कौन किया, जितेश किया। तो कितने समय में करेगा, 21/18 दिन में, 21/18 दिन में। काटेंगे, ये 3 सत्ते 21, ये 3 छक 18, तो निकल के आ गया 7/6 डेज। 7/6 डेज में वो कार्य समाप्त होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 66,000 रुपया में एक सीलिंग फैन खरीदा और वह उसके अंकित मूल्य पर 56% की छूट दे देता है। 69 का लाभ कमाना है, तो एमपी पूछ रहा है। ये बार बार बोले, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है CP/MP = 100 - % डिस्काउंट बटे 100 + % प्रॉफिट। CP यहाँ पर दे रखा है 66,000 रुपया,
बटे MP आपको निकालना है तो उसको x मान लेते हैं। डिस्काउंट है 56 का, तो 100 में 56 घटाएंगे तो डायरेक्ट लिख देते 44% बटे 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है 69% का, तो हो जाएगा 169। अब काटते हैं सर, देखिए ये 11 चौक 44, ये 11 चक 66, तो इसको लिख दे 60 गुना 100, इतना बार में कटेगा। अब ये 4 अगेन इस 60 को काटेगा 15 बार में, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर हो जाए 169 गुना 15 गुना 100, 169 गुना 15 गुना 100। अब देखिए यहाँ पर 100 है, मतलब लास्ट का 2 डिजिट में आएगा 00। एक ही ऑप्शन है जिसका लास्ट 2 डिजिट 00, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर कहलाएगा। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, फिर से देखिए ये सारा का सारा क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी, ठीक है, जो एग्जामिनेशन 19 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। पहले में आंसर की का पूरा सॉल्यूशन कराता था, सेम पैटर्न देखने को मिलता था, तो अब मुझे लगता है कि मैं मैथ के सारे क्वेश्चन अब करा सकता हूं। ठीक है, क्या कर रखा है, और देखिए ये उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन देने वाले। आप देखिए आप बहुत सारा क्या करेंगे, एनालिसिस का वीडियो सर्च करेंगे, कहीं पर भी आपको जेन्युइन क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, आपको पता है कि पूरी तरीके से एनालिसिस बैन है, तो कहीं पर भी आपको जेन्युइन क्वेश्चन खास करके मैथ का तो देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उससे बढ़िया है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर लीजिए, और इतना बिलीव रखिए कि आपका 100% आपकी इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं। यदि अकेले इसे 63 दिन में किया तो बी अकेला, सॉरी यहां पर ए छूट गया, यदि ए अकेले इसे 63 दिन में करता है तो ए इसको 63 दिन में किया, तो 14 और 63 का एलसीएम तो 7 गुना 2 7 गुना 9, तो 7 तो है ही है, तो 2 गुना करेंगे तो 63 गुना 2 मतलब 126, मतलब 14 और 63 का एलसीएम हो जाएगा 126। ए प्लस बी 14 दिन में 126 काम किया, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 14 नमा 126। ए 63 दिन में 126 काम किया, तो ए का एफिशिएंसी 2। कर का बी अकेला, तो आप समझिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9, ए का एफिशिएंसी 2, तो बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो 9 में से 2 गया 7, तो बी का एफिशिएंसी हो गया 7। तो कर का बी अकेला उसी काम का आधा, तो टोटल का हमें 126, तो उसका आधा कितना होगा 126/2, तो 126/2 आधा काम हो गया। उस आधा काम को बी कितना दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी है 7, तो डिवाइडेड बाय 7। ये 2 इस 126 को काटेगा सर 63 बार में, ये 7 इस 63 को काटा 9 बार में, मतलब बी अकेला उसके आधा काम को 9 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखिए क्वेश्चन आसान है। एक दुकान में 2 पैक में मोमबत्तियां बिकती है, 2 पैक में, पैक ए में 5 मोमबत्तियां 4 रुपया प्रति मोमबत्ती की दर से, मतलब कर का पहला जो पैकेट है ना, पहला जो पैकेट है उस पैकेट में 5 मोमबत्ती है और एक मोमबत्ती का कीमत है 4 रुपया, तो कितना कीमत हो गया 20 रुपया। दूसरा पैकेट है उसमें 5 मोमबत्ती है और एक मोमबत्ती का कीमत हो गया 6 रुपया। कर का प्रति मोमबत्ती औसत कीमत, तो टोटल मोमबत्ती कितना 5 और यहाँ पर भी 5, तो 5 + 5 10, तो 5 चौक 20 6 पंचे 30, तो 30 + 20 50, 50/10 0 से 0 गया, मतलब 5 हो गया प्रति मोमबत्ती औसत कीमत। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार करा चुके हैं। कर रखा है उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो एक आयत के अंदर बनाया जा सकता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन तो आसान होता है सर। तो देखिए यहाँ पे लंबाई कितना है 281 मीटर, लंबाई 281 मीटर और चौड़ाई 133 मीटर। मतलब जो एक सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल बनाया जाएगा ना, जो सबसे बड़ा एक रेक्टेंगल बनाया जाएगा उसका जो डायमीटर जो होगा ना, उसका डायमीटर ये कहलाएगा, वो डायमीटर उस रेक्टेंगल के ब्रीथ के बराबर होगा। मतलब जो रेक्टेंगल का ब्रीथ होगा वही उस सर्कल का डायमीटर कहलाएगा, और डायमीटर को ही तो हम लोग 2 टाइम्स ऑफ r कहते हैं। अब बताइए इस वृत्त का परिधि पूछ रहा है, मतलब 2πr। 2r मतलब 2r को ही डायमीटर कहते हैं और उसी का वैल्यू यहाँ पर 133 दे रखा है, और पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का वैल्यू मतलब 22/7। अब देखिए ये 7 इसको काटेगा, 7 एकम 7 6 7 नमा 63, ठीक है। तो 19 गुना 22, 19 गुना 22, 19 दूनी 38 का 8, बाकी 3, 19 दूनी 38 और 3 41, मतलब 418 यूनिट मीटर में, तो 418 मीटर उस
रेक्टेंगल के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त का परिधि होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सारा का सारा क्वेश्चन आरपीएफ एसआई के हर एक शिफ्टों में पूछा गया था। जो आरपीएफ एसआई का शिफ्ट देखे होंगे उन्हीं से ये क्वेश्चन बना होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं एक बवंडर टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और सारा का सारा ऑप्शन नियरेस्ट है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा। कर रखा एक बैंक है जो 7.4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, जबकि कर रखा ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 8,022 रुपया जमा करता है। तो एक बात समझिए, देखिए 7.4% का रेट है, लेकिन ये ईयरली है, अर्धवार्षिक ब्याज ले रहा है, तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो 7.4 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 3.7%। तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 3.7%। अब एक बात समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। देखिए एक व्यक्ति जो है ना 1 जनवरी को पैसा लगाया, तो मान लेते 1 जनवरी 2025 को पैसा लगाया। अब उसको जो कर रखा है वो 1 साल के लिए लगाता है। कोई भी 1 साल के लिए लगाए तो कब तक के लिए लगाया? तो 1 जनवरी 2026 तक। तो टोटल समय कितना हो गया? 1 साल। टोटल समय हो गया 1 साल। आप देखिए हाफ ईयरली है, मतलब प्रत्येक 6 महीने पे ब्याज लेगा, प्रत्येक 6 महीना पे ब्याज लेगा। तो जो 1 जनवरी 2025 को लगाया होगा वो 1 जनवरी 2026 को अगर निकालेगा तो टोटल कितना बार ब्याज दिया होगा? टोटल 2 बार, मतलब 1 साल है तो ब्याज कितना बार दिया होगा? 2 बार। अब एक दूसरा व्यक्ति है जो 1 जुलाई को लगाया पैसा, 1 जुलाई 2025 को, और उसका भी जो एंडिंग डेट है वो सेम ही है, 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026। तो वो कितने बार के लिए पैसा लगाया? तो वो तो 6 महीने के लिए पैसा लगाया। 6 मंथ के लिए पैसा लगाया, मतलब एक बार उसको ब्याज मिलेगा, एक बार उसको ब्याज मिलेगा। ये बात समझ में आई? अब इसी का हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट यूज करेंगे। तो अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया, रेट भी याद रखना 3.7 मिटा देते, ठीक है। हाफ ईयरली रेट है 3.7। तो आप समझिए एक व्यक्ति जो 1 जनवरी को 8,022 रुपया लगाया, तो 1 जनवरी को 8,022 रुपया लगाया, तो कितनी बार के लिए वो लगाया? 2 बार के लिए। तो 2 बार का एसआई का फॉर्मूला, 2 बार का सीआई का फॉर्मूला होता है 2:1, 2:1। अब आपको पता है यहाँ पे जो आएगा वो डायरेक्ट 8,022 का 3.7% आएगा। यहाँ पे जो डायरेक्ट आएगा वो आएगा 8,022 का 3.7%, ये आपको पता है। फिर जो निकल के आएगा 8,022 का 3.7%, उसका फिर से 3.7% करेंगे, यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट, उसको इससे गुना करेंगे। दूसरा चीज़ है, एक व्यक्ति लगा रहा है 1 जुलाई को, एक व्यक्ति लगा रहा है 1 जुलाई को, तो जो 1 जुलाई को लगाया होगा उसको ब्याज कितना मिला होगा? एक ही बार मिला होगा, और कितना मिला होगा? तो वो 8,022 का 3.7%। हाँ या ना? तो आप देखिए मैं इसके लिए शॉर्टकट विधि आपको बताया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, 3:1 का रेशियो लेंगे, 3:1 का रेशियो लेंगे। क्यों लेंगे? तो देखिए 8,022 गुना 3.7%, वो 2 बार आया और एक यहाँ पर 3 बार आया, मतलब 3 यूनिट लेंगे। 8,022 का डायरेक्ट लेंगे 3.7%, ये आपको डायरेक्ट तरीका बताए थे और उसको 3 से गुना करेंगे। तो देखिए इसका कैलकुलेशन मैं थोड़ा साइड में ही कर लेता हूँ। 8,022 गुना 3.7%, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100। ये कैलकुलेटिव डाटा 8,022 को हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, 37 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 37 दूनी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4, 1 मिनट, कितना गुना करेंगे? 37 दूनी 74 का 4 बाकी 7, 36 दूनी, ठीक है, 1 मिनट, इसको गुना करेंगे कितना आएगा? ठीक है, तो 4, फिर यहाँ पर आएगा 8, ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर 6, फिर आएगा यहाँ पर 9, ठीक है, फिर कितना गुना करेंगे? 8,022 को अगर हम 3.7 में गुना करेंगे तो कितना आएगा निकल के? 1 मिनट, 37 दूनी 74 का 4 बाकी 7, 37 दूनी 74, 1 मिनट, 37 दूनी 74 का 4 बाकी 7, 37 दूनी 74, 7, 61 का 1 बाकी 6, 6 यहाँ पे लिखाएगा और 37 80 करना है, ठीक है। तो 24 5 29, यही निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो और एक 3 जीरो, 3 जीरो मतलब यहाँ पर 296.61, 296.61, सॉरी 296.61, ठीक है, 296.61 ये पैसा निकल के आया।
अब इसको 3 से गुना करना है, मतलब इसका वैल्यू जो निकल के आया 296.61 निकल के आया। थोड़ा सा ठीक है, अब जो 296.61 निकल के आ रहा है उसको क्या करेंगे, उसका फिर से 3.7% लेंगे, फिर से उसका क्या करेंगे 3.7% लेंगे, हाँ या ना। तो आइए कुछ नहीं करेंगे, इस 296.61 का फिर से क्या करेंगे, 3.7% लेंगे, क्या करेंगे 3.7% लेंगे, डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज हटाएंगे। तो ये देखिए 296.61 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे जो निकल के आएगा, और ठीक है फिर इस 296.61 को पहले 3.7 से गुना कर लेते, तो आइए गुना ही कर लेते, 296.61 इंटू 3.7, तो जब फिर से गुना करेंगे, तो जब इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 1097, लेकिन जब डिवाइड करेंगे ना, जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 10.97, ये हो जाएगा लगभग 10.97। अब इस 269.61 को पहले 3 से गुना करेंगे, तो 3 6 18, 9 27 और 1 28 का 8, बाकी 2 6 18, 18 2 20 का 0, बाकी 2 3 दूनी 6 और 2 8, 808 आ रहा है, 269 सॉरी यहाँ 296.61 आया, यहाँ 269 लिख दिए, यही गलती हो गया। देखिए ये एक बवंडर सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत सारा है, कैलकुलेशन यहाँ पे क्या है, बहुत टिपिकल वाला कैलकुलेशन है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही है, ठीक है, इसीलिए। और देखिए मोबाइल से वीडियो बनता है, स्क्रीन छोटा होता है, यहाँ पे वैल्यू निकल के आया 296.61, एक यूनिट का, तो 3 यूनिट से गुना करेंगे तो 296.61, गुना करेंगे 3 6 18, 6 18 और 1 19 का 9, 9 27 और 1 28 का 8, बाकी 2 3 दूनी 6 2 8, 889, और इसमें 1 गुना 10.97 करेंगे तो 10.97 जोड़ देंगे, तो अप्रोक्स में वैल्यू निकल के आएगा, तो 7 3 10, 8 9 17 और 1 18 का 8, बाकी 1 9 1 10, 8 1 9 और 1 10, 8 1 9, लगभग 900.80, एक ऑप्शन के नियरेस्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट तरीका बताते हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको 3:1 का रेशियो लेना है, 8022 है तो उस 8022 का आपको डायरेक्ट लेना है 3.7%, जो निकल के आएगा, ठीक है, जो मान लीजिए जो भी निकल के आ रहा था, शायद लगभग 296 के आसपास निकल रहा था ना, तो 296 मान लीजिए निकल के आया, तो फिर उसका 3.7% ले लीजिएगा। अब उसको इसको इसके साथ गुना करके ऐड कर दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, ये 7362.726.8.709, तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 3, मतलब डेसिमल के बाद 4 होना चाहिए ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए 3 3 6 है तो ये खत्म, यहाँ पे देखिए 1 1 2 ये भी खत्म, 4 होना चाहिए डेसिमल के बाद, तो यहाँ 2 और 2 4 है, ये हो सकता है, 3 2 5 1 6, तो ये 6 ये नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा, ऑप्शन नंबर 3, गुना उना करना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी का वैल्यू 33, ए बी 37, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जा रहा है। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ये मत सोचिएगा कि मैं अपने मन से क्वेश्चन बना के लाया हूँ। आपको पता है कि मैंने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आज हमारा 34वां सेट का सॉल्यूशन है। 34वां सेट तो आपका सिर्फ मैथ का पेपर का सॉल्यूशन है, बचा हुआ जो 33 शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है ना, मैंने फुल पेपर सॉल्यूशन कराया जिसमें मैथ रीजनिंग जीके जीएस सभी शामिल है। अब बाकी सेम पैटर्न होने की वजह से अब सिर्फ मैं मैथ का ही क्वेश्चन कराऊंगा, बचा हुआ 47 शिफ्टों का, क्योंकि देखिए 33 हो गया 34 करा रहे, तो बचा और कितना शिफ्ट 13 शिफ्ट, तो उस 13 शिफ्ट का अब सिर्फ मैथ होगा। तो यहाँ पे a प्लस बी कितना है 33, तो 33 का क्या करना है स्क्वायर, तो 33 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 1089, तो 1089 इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, अमित अर्जुन और अनन्या, अमित अर्जुन और अनन्या की औसत आयु 30 वर्ष है। अगर औसत आयु 30 वर्ष है तो योग कितना होगा 30 गुना 9 90। अब यहाँ पर देखिए अमित और अनन्या की आयु, औसत आयु 35 वर्ष, दो व्यक्ति की औसत आयु 35, तो सम कितना होगा 35 गुना 2 70। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो अमित से अमित घटेगा, अनन्या से अनन्या घटेगा, 90 में से 70 गया तो 20, तो यहाँ से अर्जुन की आयु पता चल गया, अर्जुन का आयु पता चल गया 20। बोल रहा है 2 वर्ष बाद अर्जुन की आयु, अभी वर्तमान में 20 है, 2 वर्ष बाद कितना होगा 20 + 2 मतलब 22,
ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जा रहा है। एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में 49.2 किलोमीटर जाने में 90 मिनट लगते, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दे रखा है, ठीक है, तो नाव को धारा के विपरीत दिशा जाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो यहाँ पर देखिए नाव की चाल और धारा की चाल यहाँ दे रखा है 3:2। तो समझ लीजिए, जब धारा की विपरीत दिशा में आएगा तो रिलेटिव स्पीड घटेगा, तो 3 में से 2 गया 1 यूनिट। अब 1 यूनिट ये स्पीड है, अब 1 यूनिट यहाँ पर क्या है, तो स्पीड यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 49.2 किलोमीटर बटे 90 मिनट। ये मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, हाँ या ना। अब देखिए, ये डेसिमल से ये जीरो खत्म हो गया। अब उससे बढ़िया क्या है, डेसिमल नहीं हटाते, जीरो जीरो ही काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 चौक 12, 16.4 गुना 2 तो 32.8, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 32.8। इसको हम लोग इधर ही लिख लेते हैं, इसी का हमको यूज करना है, डायरेक्ट यूज करेंगे। पूछ रहा कितना समय लगेगा, जब धारा के विपरीत दिशा में गया 44.8 किलोमीटर, तो 44.8 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में गया, तो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो 3 में से 2 गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू मतलब 32.8 किलोमीटर पर आवर। तब उसका समय कितना लगेगा, 44.8 बटे 32.8। जब धारा की दिशा में गया तो 71.2 किलोमीटर, किस स्पीड से गया, तो 3 + 2 5 यूनिट, 3 + 2 5 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ निकाल के आया 32.8। अब देखिए, यहाँ भी 32.8, यहाँ भी, तो इसको काटते हैं, तो ये 14 × 5 = 70, ठीक है, 1 14 × 5 = 70, 1 14.24, तो यहाँ पे निकल के आएगा 14.24, यहाँ पे आएगा 44.8। दोनों को जोड़ देते क्योंकि नीचे यहाँ भी 32.8, यहाँ भी 32.8, तो यहाँ तो हो जाएगा सर 4, 8 2 10 का 0, बाकी 1, 14 1 15, 15 और 44 हो जाएगा 59.04 बटे 32.8। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो फाइनली नीचे आएगा 3280। तो ये 3280 रहने देते, इसको लिखेंगे 328 गुना 10, हाँ या ना। तो ये इसको काटेगा कितने बार में, तो यहाँ से अगर हम इसको 4 से काटते हैं, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 4 चौक 16, 3 7 चौक 28, 2 6 चौक 24, 14 76 बटे 81, 14 76 बटे 81, ठीक है सर। 6 4 10, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, 5 57, 9 छक 54, 3 9 चौक 36, क्या गलत कर दिए क्या, 9 एकम 9, ठीक है, 5 57, 9 छक 54, 3 9 चौक 36, ठीक है। अब यहाँ से 164 है, 6 4 10 और 1 11, तो 164 9 से तो कटेगा नहीं पूरा, तो ऐसे काटते हैं, तो 9 एकम 9, ठीक है, फिर 8 18.2 18.22, अब इसको फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा 1.82 आवर्स। 1.82 आवर्स किसके नियरेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा हुआ, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें से 8 घटाने पर वह 15 12 18 और 29 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, किसका, 15 12 18 29। तो देखिए 29 तो प्राइम नंबर है, जो भी एलसीएम निकल के आएगा उसको 29 से गुना कर देंगे, तो 15 12 18 का एलसीएम कितना होगा, तो 15 12 18 का एलसीएम पर बात करेंगे तो 18 95 180, इसका एलसीएम होगा 180। अब इस 180 और 29 का एलसीएम क्या होगा, तो 180 गुना 29 कर दीजिएगा, यही एलसीएम होगा, तो 0, ठीक है, 0 2 52, तो इसका एलसीएम निकल के आया 5280, मतलब इस पूरे नंबर का एलसीएम कितना हो गया 5280। कह रखा है सर कि वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें से 8 घटाने पर वो संख्या 15 12 18 29 से विभाज्य हो। तो मतलब मान लेते कि वो संख्या x है, तो उसमें से 8 घटाए तो जो संख्या मिलेगा वो 15 12 18 29 से विभाज्य है, तो ये -8 इक्वल के इधर आके +8 बनेगा, तो 52 20 + 8 52 28, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइक 80 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से और अगली 45 किलोमीटर की दूरी 15 की स्पीड से जाता है, तो इसकी औसत चाल। तो एवरेज स्पीड क्या होता है सर, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर 80 है, यहाँ 45, तो 80 + 45 हो गया 125,
बटे 80 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से गया तो समय लगा 2 घंटा। 15 किलोमीटर की दूरी 15 की स्पीड से गया तो समय लगा 15 तिया 45 मतलब 3। तो यहाँ पर हो गया डिस्टेंस 125, नीचे समय हो गया 5। ये 5 125 को काटेगा 25 बार में, मतलब 25 km/h उसका एवरेज स्पीड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी किए हैं। राकेश का वेतन 12,000 रुपया प्रति माह है। राकेश का वेतन क्या है? 12,000 रुपया पर मंथ। उस 12,000 में वो 6,000 रुपया घर के किराए पर और 3,000 बिल पे खर्च किया, तो बचाया कितना? तो 12,000 में 9,000 खर्च कर दिया, तो सेविंग पर मंथ कितना है? 3,000 रुपया पर मंथ। अब क्या रखा है, साल में कितना बार उसका बर्थडे आएगा? तो एक बार। जब वो अपना बर्थडे मनाया तो पूरा मासिक बचत खर्च कर दिया, तो एक माह में वो बचाता है 3,000। तो जिस महीना वो बर्थडे था उस महीना में वो कुछ नहीं बचाया, क्योंकि क्या रखा है, वो अपना पूरा मासिक बचत ही खर्च कर दिया। तो मतलब वो बचाया कितने महीना पैसा? 11 महीना, क्योंकि 12वां महीना जो बर्थडे था वो अपना खर्च कर दिया। तो प्रत्येक महीना 3,000 बचाया, तो 11 महीना में कितना बचाएगा? 11 गुना 3,000 मतलब 33,000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले एसपी था, अब प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो गया, मतलब 2 एसपी। तो पहले लाभ कितना होगा? तो लाभ होगा एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट कितना होगा? तो अब एसपी है 2 एसपी माइनस सीपी। तो कर रखा है जो अब नया प्रॉफिट है वो पहले वाले प्रॉफिट का 7 गुना, पहले वाले प्रॉफिट का 7 गुना। तो यहाँ से देखिए 7 गुना एसपी, यहाँ 2 एसपी, तो 7 एसपी में से 2 एसपी गया तो डायरेक्ट लिख दे रहे 5 एसपी। यहाँ देखिए 7 गुना सीपी, तो माइनस 7 सीपी इक्वल की उधर गया तो प्लस 7 सीपी, 7 सीपी में से 1 सीपी चला गया तो 6 सीपी। तो यहाँ से देखिए एसपी हो गया 6 यूनिट और सीपी हो गया 5 यूनिट, मतलब 5 का चीज़ को 6 पर बेच दिए। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। कितने पर? 5 पर, तो 100 पर कितना? ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, मतलब 20% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दो संख्याएं हैं जो 7:11 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 10 वृद्धि की जाए, दूसरी संख्या में 20 की कमी की जाए तो अनुपात। तो देखिए पहली संख्या 7 यूनिट है, दूसरी संख्या 11 यूनिट है। पहली संख्या में 10 का वृद्धि किया, दूसरी संख्या में 20 का कमी किया, तो नया अनुपात हो गया 2/3। अब ये 3 इधर जाएगा तो 7 21 यूनिट प्लस 10 30 इजिकल टू 11 गुना 2 मतलब 22 यूनिट, 20 गुना 2 मतलब 40। अब देखिए ये 21 यूनिट इस 22 यूनिट की तरफ जाएगा तो 22 माइनस 21 मतलब 1 यूनिट, ये माइनस 40 प्लस 30 की तरफ जाएगा तो 40 प्लस 30 मतलब 70 यूनिट, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 70। कर रखा दोनों मूल संख्याओं का योगफल, तो दोनों मूल संख्या है 7 और 11, तो इस दोनों का योगफल क्या होगा? 11 7 18 यूनिट। 18 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 70, तो 18 यूनिट का वैल्यू होगा 18 गुना 70 और 18 सत्ती 126 मतलब 1260, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी और एम का योगफल, मतलब पी प्लस एम दे रखा है 12 और पी क्यू प्लस एम क्यू दे रखा है 36। हाँ या ना? तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा कि पी प्लस एम का होल क्यू ये बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो पता है पी क्यू प्लस एम क्यू। उसके बाद होता है 3ab, तो 3ab तो पी एम इंटू ए प्लस बी, तो अंदर हो जाएगा पी प्लस एम, बस वैल्यू पुट कीजिए। अब देखिए p प्लस एम है 12, तो 12 का क्यूब करेंगे तो इधर हो जाएगा 1728, क्योंकि p प्लस एम हो गया 12, 12 का क्यूब 1728 इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस एम क्यूब है यहाँ पर 360 इज प्लस 3 पी एम तो निकालना है सर, और p प्लस एम तो अभी देखिए कितना है 12। हाँ या ना? अब ये 360 पहले 1728 की तरफ माइनस होगा, तो 1728 में 360 घटाएंगे तो डायरेक्ट लिख दे रहे 1368। अब ये बचेगा इधर 12 गुना 3 36 पीएम, तो पीएम चाहिए, पी इंटू एम चाहिए, तो ये 36 इक्वल के इधर आके क्या होगा? डिवाइड। अब कुछ नहीं करना, काटना है, कुछ नहीं करना है, काटेंगे, ठीक है। तो ये काटेंगे 12 तिया 36, 12 कम 12, 12 कम 12, 12 चौक 48, ये 3 इसको काटेगा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ से पी एम का वैल्यू निकल गया है, पी एम मतलब पी इंटू एम 38, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/sec स्क्वायर थीटा 3/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 4/sec स्क्वायर थीटा आपको पता है
कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sec स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर थीटा है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा होता है 1 के, तो यहाँ से कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा के। हाँ या ना, एक और फॉर्मूला आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1 के, तो एक बात पता चला होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, मतलब ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 3/कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा वो 1 होता है, तो इसी तरीके से कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ पे साइन स्क्वायर पहले से है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ 4 कोस स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 1 इंटू 4 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वही है सर मोड वाला कहानी, बहुलक। देखिए बहुलक निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि जो मोड होता है वो बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस एफ नोट बटे 2f1 माइनस सॉरी 2f1, ठीक है 2f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 इंटू आई। आप सबसे पहले बता करते f1 क्या होगा, तो देखिए f1 वही होगा जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी देखिएगा तो इसका है, तो मतलब यही हो गया f1। तो f1 के पहले वाले को हम लोग बोले थे f नोट और f1 के बाद वाले को बोलेंगे हम लोग f2, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। अब जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना उसका जो बहुलक वर्ग होगा उसका जो सबसे छोटा वाला होगा 50, वही इसका लोअर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट पता चल गया 50 प्लस f1 हो गया 36, एफ नोट हो गया 15 बटे 2f1 है मतलब 2 गुना 36 मतलब 72 माइनस एफ नोट f2, तो एफ नोट है 15 f2 है 17, तो 15 माइनस 17 तो सॉरी माइनस 15 माइनस 17 तो हो जाएगा माइनस 32 इंटू आई होता है डिफरेंस, तो 60 में से 50 गया 10, तो इधर तो 50 है, 36 में से 15 घटाएंगे तो आपको पता है 36 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 21 बटे 72 में से 32 घटाएंगे तो हो जाएगा 40 गुना 10, 0 से 0 गया, यहाँ तो हो गया 50, 21/4 तो 4 पंचे 25 सॉरी 4 पंचे 20 पॉइंट 4 दूनी 8 4 पंचे 20, तो 50 प्लस 5.25 तो इधर हो जाएगा 55.25, यही इसका बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है डेली में एक क्वेश्चन आपके लिए जरूर छोड़ता हूँ, तो आसान वाला ही क्वेश्चन छोड़े, बोर्ड मास रूल पे बनने वाला नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो कम से कम जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और क्या कर रखा है, त्रिभुज एबीसी और ट्रायंगल क्यूपीआर समरूप है, तो आपको पता है जब दो ट्रायंगल आपस में समरूप होते हैं तो ट्रायंगल एबीसी बटे ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया का जो रेशियो होगा ना वो उसकी संगत भुजाओं के उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर बोल रहा है, तो क्यू आर तो यहाँ लिखे है, क्यू आर आपको निकालना है, तो जब इसका इसके साथ लेंगे तो इसका इसके साथ लेंगे तो बट्टे ए सी उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया यहाँ 64 है, ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया यहाँ पर 121 है, ए सी कितना है तो ए सी यहाँ पर देख सकते हैं 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और क्यू आर को मान लेते हैं x, तो x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 64 से 64 कट गया तो x स्क्वायर बराबर 121, x स्क्वायर बराबर 121, तो x बराबर निकल के आएगा स्क्वायर रूट अंडर 121 मतलब 11, और x ही क्यू आर को माने तो क्यू आर बराबर 11, ऑप्शन नंबर 2। तो आज हमारा RRB NTPC, ठीक है, 19 जून फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया मैथ का। देखिए मैं आप सभी स्टूडेंट को फिर से एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का हम लोगों ने फुल पेपर का सॉल्यूशन किया है 33 शिफ्टों का, 33 शिफ्टों का हम लोगों ने लगभग फुल पेपर का सॉल्यूशन कर लिया। आज से ही मैं अब सिर्फ आपको RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का मैथ का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, और ये सारे के सारे पेपर आपको पता है RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए। तो ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के लिए, ठीक है। तो कम से कम आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। आपको पता है कि देखिए कहीं पर भी अगर आप जाइएगा तो एनालिसिस पूरी तरीके से बैन है, तो ठीक है, तो आपको रियल क्वेश्चन तो मैथ का देखने को मिलेगा नहीं, तो समय बर्बाद करने से बढ़िया है कि आप लोग इस 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर PDF को अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।